सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस पाइथन। देखते हैं जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं। साइंस टेक देखेंगे इसके अंदर। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका 37। तो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम टाइम। एग्जाम के टाइम पर अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व करने को रहे तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उसमें क्या एडवांसेस हुए हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर को लेकर के। हम्म क्या करता है ये टेक्नोलॉजी? तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, उसके बाद जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू द फंक्शनल एम्ब्रियो एंड प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस इन ऑफस्प्रिंग। तो देखो, दो तीन तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि ये रिपीट क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो पहली बात तो आपको वहीं वहीं से सोल्व करना है। सेकंड, जो इन विट्रो वाली बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो काफी साल पहले से है। यहाँ पर रिसेंट एडवांसेस पूछे ह्यूमन बेसिकली प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। जेनेटिक मॉडिफिकेशन स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, ये भी काफी पुराना है ना। उसके अलावा जो स्टेम सेल्स को जो क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसे फिर एम्ब्रोज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स हो चुके हैं काफी पहले। तो रिसेंट क्या बचा आपका? प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस इन ऑफस्प्रिंग। ये मैं बता रहा हूँ जो आपका सेकेंडरी ऑप्शन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके नहीं गए तो विच इज अ वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर यू, कि इसलिए करके जाना चाहिए, है ना। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। देखो, इसमें मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, यूपीएससी से काफी कॉन्फ्लिक्ट है मुझे। इस तरीके के जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कैन बी इफेक्टिवली वी डू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें कौन से स्टेट, प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है कि आर्टिफिशियल का इस इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके उसके अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का आंसर भी यही है, 1 2 3 4 5। लेकिन यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में आंसर दे रखा है 1 3 एंड 4। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 38 रहा, और ये है आपके बी। ठीक है, तो ये है भाई, देखो, है ना, राइट। सो ओके, अब इसके अंदर के ऑप्शन देखो। सबसे पहले कि ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बिल्कुल कर सकता है। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग, चलो ये ड्रॉप भी कर देते हैं अभी यहाँ पर। उसके बाद डिसीज डायग्नोसिस, डेफिनेटली यही करता है। उसका टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, डेफिनेटली करता है। एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, यही क्वेश्चन पूछा है ना। तो क्यों नहीं कर सकता भाई एआई? वायरलेस चार्जर्स का नाम सुना है आपने? तो वो क्या करता है, ये वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अगर अगर अपन वो देखें तो बेसिकली आपके सारे ऑप्शन सही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी का आंसर है 1 3 एंड 4। ठीक है, 1 3 एंड 4। अब आप देख लो इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, राइट। क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता इस चीज को लेकर के कि बेसिकली किसने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया कि नहीं किया, है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और हर साल आपको ऐसे एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। यूपीएससी ने 2020 में इसी साल इसी पेपर में दो क्वेश्चन भी ड्रॉप किए थे, क्वेश्चन नंबर 27 एंड 52, सीरीज ए में। ये वाला क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वीएलसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो सारे ऑप्शन बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। वीएलसी इज नॉन एज अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस। देखो, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि हम ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर गलत कर सके, और बेसिकली स्टूडेंट की उस पर नजर जाए लेकिन उसे लगे कि वो क्वेश्चन सही है ना। और वही अगर आपने इसको पहचान लिया ना, तो इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो, विच इज आपका लिए लॉन्ग रेंज। देखो, अगर यहाँ पर बात करते हैं बहुत ही जनरल सी कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। अगर हम लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आपको सोच लो ना, अगर लाइट से रिलेटेड कोई चीज हम देख रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, तो जहां तक लाइट जा सकती है वहीं तक ही तो बेसिकली आपका कम्युनिकेशन सिग्नल रहेगा। ठीक है, चैनल रहेगा ना, है ना। तो कितना ही दूर तक लाइट जा सके, तो वो लॉन्ग रेंज की कैपेसिटी कभी अचीव ही नहीं कर सकता। ठीक है, लाइट में इतनी कैपेसिटी नहीं इस तरह की कि उस टेक्नोलॉजी को बेसिकली किसमें लॉन्ग रेंज में लेकर के जा सके। तो अगर आपका ये वाला ऑप्शन गलत भी हो गया तो भी आपके सारे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, विद रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हमको स्टेटमेंट बताने कौन से सही है ना। तो पहला पढ़ो, इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विदाउट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल।
है ना। अगर आप देखो ब्लॉकचेन का बेसिक भी पढ़ के गए होगे ना, जो कि आपसे एक्सपेक्ट करती है यूपीएससी, बेसिक्स की तो एक्सपेक्ट कर ही सकती है। हम्म। तो आपको पता होगा कि ये ओपन सिस्टम है, ओपन चैनल है, कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है इस तरीके से। तो इसे पब्लिक लेजर डेफिनेटली ओपन ओपन चैनल है ना। कोई भी इसके अंदर कोई एक सिंगल यूजर नहीं है जिसको कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट आपका वैसे से ही हो गया। सेकंड, अगर हम बात करें, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। क्या आपको देखो, सबसे पहले तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट। सेकंड, क्या एक टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई जाती है कि क्या वो किसी एक आइटम या किसी एक प्रोसेस तक की लिमिट रहे? बिल्कुल नहीं ना। टेक्नोलॉजी इज अ वाइडर टर्म, और क्रिप्टो करेंसी इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ना कि वाइस वर्सा। है ना। तो इट्स, ये ऑप्शन तो अपने आप में ही गलत है। थर्ड बात करते हैं हम, द एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडी परमिशन। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन एंड लास्ट वाला ऑप्शन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है। ध्यान से पढ़ो उसको। है ना। तो अगर आपका सेकंड वाला गलत है तो बी गलत, सी गलत। है ना। और फर्स्ट वाला और थर्ड वाला एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, तो आपका 1 and 3। यस। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है यूपीएससी को लेकर के। देखो इसमें क्या है, विद रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं ना, हमारी सीधी नजर आती है ऑप्शन डी पे। है ना, कि दे कैन बी, यस दे कैन बी यूज एज अ कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस टू द ह्यूमन बॉडी। डेफिनेटली कार्बन नैनो ट्यूब्स का काम हो सकता है। They can be made into the artificial blood capillaries for an injured part of human body. They can be used as biochemical sensors. Yes. कार्बन नैनो ट्यूब्स होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है डेफिनेटली। है ना, ये तो आपका सही है। तो आपका सीधा ऑप्शन जाएगा ये, लेकिन यूपीएससी ने क्या आंसर दे रखा है इसका? 1, 3, 4। सेकंड वाला बेसिकली उन्होंने यहाँ पर रॉन्ग कहा है कि आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज में नहीं बना सकते बेसिकली हम इसको। ठीक है, तो आप इसको जो है देख लो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है बेसिकली। मुझे तो आइडिया नहीं था उस वाले क्वेश्चन का, इसलिए जो है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और यही क्वेश्चन है बेसिकली जो आपके नेगेटिव मार्किंग कराते हैं इसमें। बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जाम आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑप्शन डी पे जाएगा, और ऑप्शन डी लगाएंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, और फिर वो गलत हो जाएगा इस तरीके से। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 42 का। Spraying pesticides on crop field, inspecting the craters of active volcanoes and collecting the breath samples of spouting wells of DNA। तो इसमें से present level of technology which one activities can successfully carried out by the drones के थ्रू हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं? है ना। तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं ना ड्रोन्स की मदद से। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन है वो भी। राइट। तो अगर आप ऑप्शन डी भी चूज करेंगे तो कर लेना। बताओ क्यों? क्योंकि आपका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। है ना। अगर इस तरीके की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आप ऑप्शन डी को चूज करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज को लेकर के, तो ओवरऑल आपका जो है पॉजिटिव में रहेगा। अगर आपके 5 क्वेश्चन भी रहते हैं, आप डी कर देते हैं, उसमें से 3 या 4 आपके सही रहेंगे। राइट। और अगर आपका चलो मान लो 2 भी सही गए तब भी आप पॉजिटिव ही रहेंगे, 1 मार्क्स। अच्छा, इस वाले कॉन्सेप्ट, इस वाले इसमें देखो, इसमें 2 ऑप्शन सेम सेम है, लीजा फाइंडर और इवॉल्व लीजा। यानी कि इन दोनों में से एक सही होगा। राइट। तो 50-50% चांस आपके यहाँ पर है, इसका आंसर है इवॉल्व लीजा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेना आप। देखो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टिपिकल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 41 देखा हमने, 42 देखा, इसी पैटर्न का ही है। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। ठीक है, तो कैन बी, इधर देखो यहाँ पर भी कैन बी है, प्रोबेबल। राइट, इधर भी कैन बी है। ठीक है, तो फिर आप इसका भी ऑप्शन आपका बेसिकली क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है। तो अगर आपने 5 क्वेश्चन ऐसे आते हो सब में डी भी लगा दिया ना, सब में मतलब देख के कैलकुलेटिव गेस। राइट। अगर कोई बहुत ही रुडिमेंटरी और बहुत ही इलॉजिकल नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो डेफिनेटली इसको गलती करोगे आप। है ना। लेकिन अगर नहीं पता एंड आपको सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स या फिर कैन वाली टेक्निक लगती है ना, प्रोबेबल वाली टेक्निक्स, अगर आपने सब वो इनपुट उसके अंदर डाला है, तो डेफिनेटली आप डी पे जाइए विद फुल कॉन्फिडेंस। है ना। 5 में से 3 या 4 आपके डेफिनेटली सही हो जाएंगे। देखिए वेरी वेरी बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का यहाँ पर बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आपको जो है 2 नंबर दिया जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो इतना तो पता होगा। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको इसमें से नहीं पता कि किसकी वैक्सीन है नहीं अवेलेबल। ठीक है, लेकिन होती तो है ना इसके खिलाफ इफेक्टिव, डेफिनेटली होती है। तो डिपेंडेंसी ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर
नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड डेफिनेटली। थर्ड, देखो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं पता लेकिन थर्ड पता है आपको कि द वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर वैक्सीन लगाई किसी के तो उसके साइड इफेक्ट और एलर्जिक रिएक्शन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो थर्ड आपका गलत। ठीक है, थर्ड आपका गलत है। तो सेकंड वाला तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, तो ये आपका वैसे सही है, और अगर टू सही है तो आपका बी हो गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो कॉन्फिडेंस रखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द लीग आ जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, तभी तो क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए, बायोलॉजी के जो 4 चैप्टर्स होते हैं वो अगर आपने पढ़े अच्छे से, है ना, उससे उसमें से भी, और बेसिक बायोलॉजी की जो नॉलेज है उससे भी आप वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसमें ट्रिक नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, है ना। लगेगी तो वो फेल हो जाएगी यहाँ पर आकर के ट्रिक। एक ट्रिक होती है बेसिकली, अगर बेसिकली क्वेश्चन आता है कि अगर स्टेटमेंट में कि बेसिकली ये चीज कोई पार्ट में है लेकिन दूसरे पार्ट में वो नहीं है, सेम स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आते हैं ना, सेम स्टेटमेंट में दो, बेसिकली जैसे इसमें देखा प्लांट सेल सिर्फ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज सेल वॉल वाइल्स एनिमल सेल्स डू नॉट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। तो इसके मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि वो गलत होता है स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ तो तीनों एक जैसे हैं, तो वाली ट्रिक यहाँ पर फेल कर जाएगी। ठीक है, तो आप याद रखना इन सब चीजों को, इसके लिए पढ़ना जरूरी है आपको, ये वाली चीज, है ना। तो बायोलॉजी बेसिकली बेसिक पढ़ के जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर सी है, 1 एंड 3। सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, इसमें एक चीज है, किस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन। बेंजीन पॉल्यूशन किस तरीके से यहाँ पर रहेगा, है ना, किन किन चीजों की वजह से बेंजीन पॉल्यूशन होता है, राइट। पहला ऑप्शन पढ़ो, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी कि ऑटोमोबाइल्स के इस्तेमाल से जो होता है, डेफिनेटली। बेंजीन, टोबाको स्मोक, डेफिनेटली। वुड बर्निंग, डेफिनेटली, है ना। अब यहाँ पर देखो, कोई चीज जलाते हैं ना अपन, या कुछ बर्न होती तभी बेंजीन पॉल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पर देखो, हम बात करते हैं यूजिंग वार्निश्ड वुड फर्नीचर, यहाँ पर कुछ जलाया हुआ नहीं है लेकिन वार्निश यानी रोगन किया हुआ, है ना। तो फोर्थ आपका वैसे ही नहीं होगा, और अगर फोर्थ नहीं होगा तो यहाँ पर देखो आंसर आ गया आपका ए। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हमारे साइंस एंड टेक के जनरल साइंस के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे एनवायरमेंट। ठीक है, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।